नमस्कार, मैं हूं राजू दीवान और आप देख रहे हो RK24 न्यूज, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव के परिणामों के बाद नतीजे और नतीजों के समीक्षा को लेकर, जहां पर कांग्रेस ने 35 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, वहीं भाजपा ने 54 सीटों पर परचम लहराया, जहां एक प्रत्याशी निर्दलीय भी विजयी हुआ। हम बात करेंगे कि क्या वो कारण रहा है जिसकी वजह से कांग्रेस पिछड़ती चली गई और बीजेपी ने लगातार बढ़त बना ली है। जहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस के 9 कद्दावर नेता जो हैं वो अपना चुनाव हार गए, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, जिसमें उप मुख्यमंत्री समेत गृह मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। जहां वन मंत्री ने भी अपना सीट गंवाया और कृषि मंत्री ने भी अपना सीट खोया। जहां पर शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो शहरों में बीजेपी ने बेहतर किया है, और अगर गांव के विषय की हम बात करें तो गांव में नेट टू नेट फाइट रहा है। जहां पर एक वजह हम इसे यह भी मान सकते हैं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बिल्कुल नहीं घटा है, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत 2018 चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में 11% बढ़ा है। यह भी एक मुख्य वजह हो सकती है जीत की, जहां पर बीजेपी बेहतर करती नजर आई है और उन्होंने अपना चुनाव आसानी से जीत लिया है। एक तरफ तो ऐसा लगता था कि 6 महीने पहले अगर हम बात करें तो बीजेपी कहीं भी पिक्चर में शामिल नहीं है, मगर अचानक से 6 महीने बाद तस्वीर पलटती गई और अब करारी शिकस्त जो है वो कांग्रेस को मिल गई है। बीजेपी सरकार बनाने को तैयार है और मंथन जबरदस्त चल रहा है, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार राजधानी रायपुर और प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। जहां पर अभी आज की अगर हम बात करें तो विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है, जहां पर जितने 54 विधायक हैं वो सभी के सभी प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक हुई है, प्रभारी ने बैठक ली है और मंत्रणा जारी है कि अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। इसी बीच में टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री है, उनका बयान आता है कि वो अपने सीटों की जवाबदारी लेते हैं कि वो जिन सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, सरगुजा की बात करें हम, 14 के 14 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में 2018 में आई थी, जिसकी वजह से 68 सीट जो 68 सीट का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस ने पाया था। इस बार बिल्कुल विपरीत हुआ है, जहां पर 14 की 14 सीट जो है सरगुजा की कांग्रेस ने गंवा दी है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी टीएस बाबा जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस हार को स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण हार की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की मैं लेता हूं, क्योंकि यहां का मुखिया मैं था। और इस बेल्ट की अगर हम बात करें, पूरे संभाग की बात करें, तो उनकी जवाबदारी वो जवाबदेही लेते हैं। और इशारों में उन्होंने कहा कि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जवाबदारी, और उतना बड़ा जवाबदारी लेना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। उन्होंने हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा है कि मुख्यमंत्री को भी यह हार को स्वीकारना चाहिए। जैसे मैं खुल के बोल रहा हूं कि यह हार मेरी है, सरगुजा की हार मेरी है, और कहीं ना कहीं मुझसे चूक हुई है, इस वजह से मैं हारा हूं। वहीं अगर हम बात करें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का, तो ताम्रध्वज साहू भी अपना चुनाव हार चुके हैं। और दुर्ग में भी, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, दोनों का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा है, और जिस वजह से कांग्रेस पिछड़ती चली गई है और बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। बीजेपी बढ़त बनाने के साथ बीजेपी में कसमकस भी शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री के दावेदारों को लेकर, जहां पर लगातार जब से विजयश्री हासिल हुआ, जब से रिजल्ट सामने आए हैं, तब से लगातार यहां पे मंथन चल रहा है, जहां केंद्रीय नेतृत्व भी पहुंच चुके हैं, मंत्रणा कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। क्या बीजेपी की ओर से अगला मुख्यमंत्री रमन सिंह होंगे, डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, या फिर दूसरा नाम सामने आ रहा है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का। अरुण साव को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने लगातार प्रदेश का कमान संभालते हुए इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया,
जहां पर प्रदेश अध्यक्ष की अहम भूमिका होती है। किसी भी दल को विजय श्री दिलाने के लिए उसके सेनापति की अहम भूमिका होती है। जब हम रण में जाते हैं तो सेनापति का दायित्व होता है कि वो रणनीति कैसे तैयार करे कि अपने सेना, अपने राजा को वो जिता पाए। तो यहां पे अगर हम बात करें तो सेनापति का दायित्व बहुत ही कठिन दायित्व है और उन्होंने बेहद ही अच्छे तरीके से इसका निर्वहन किया है। और अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष चुने गए और लगातार 2023 चुनाव में वो लगातार सक्रिय रहे, जहां लगातार वो चुनावी सभा को संबोधित किया, चुनावी दौरा किए और अपनी सीट के साथ साथ 54 और सीटों को विजयश्री हासिल दिलाने में कामयाब रहे। तो उनका नाम हम कैसे भूल सकते हैं। यहीं अगर इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल को हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, जो लगातार अपना चुनाव जीत रहे हैं, जिन्होंने 8वीं बार विधानसभा जीतकर एक रिकॉर्ड दर्ज किया है और रिकॉर्ड मतों से भी 2023 का चुनाव वे जीते हैं, जहां 67,000 मतों से वो चुनाव जीते हैं। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है जो जिसे जीतने में वो सफल रहे हैं। वहीं अगर इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी, जिन्होंने 2018 का चुनाव लड़ा था, इस्तीफा दिया था, अपने कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करके वे चुनावी मैदान में थे, खरसिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, जहां पर वो उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। वहीं अब उन्होंने सीट चेंज कर रायगढ़ से अपना चुनावी तैयारियां शुरू की और रिकॉर्ड मत उनके भी नाम में दर्ज हुआ, जहां 65,000 से ऊपर मतों से वे जीत के आए हैं। जहां पर अब कवायतें शुरू हो गई है कि क्यों ना ओपी चौधरी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर डालकर यह कहा है कि मेरे नाम से किसी भी प्रकार का कुछ भी आप ना करें, अफवाहें ना फैलाएं। तो हम भी ओपी चौधरी साहब, हम अफवाह नहीं फैला रहे, ये हमारे चैनल का विश्लेषण है जो हम कर रहे हैं। इसके लिए हम माफी चाहते हैं कि अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत हो तो, क्योंकि ओपी चौधरी भी एक लिस्ट में शामिल है, नाम है, तो हम इसलिए वो बता रहे हैं कि बीजेपी के पास क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों को गुजर कर उन्हें मुख्यमंत्री चुनना होगा। ओपी चौधरी भी एक नाम है और एक बड़ा नाम प्रदेश में अब धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कुरुद विधायक अजय चंद्राकर की, तो अजय चंद्राकर भी कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने लगातार जीत दर्ज की है और वो प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और उनकी जो शैली है वो बहुत बड़ी ही आक्रामक शैली रहती है। वो लगातार अपने प्रतिद्वंदियों को जवाब देते हैं। जहां विधानसभा में भी अगर विधानसभा होती है तो उनका सत्र अगर होता है तो अजय चंद्राकर का नाम सबसे पहले लिया जाता है कि वो दहाड़ने वाले एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बात को बड़े ही कठोरता से और बड़े ही प्रबलता से रखते हैं। तो अजय चंद्राकर भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि अजय चंद्राकर ने प्रदेश में बहुत ही बड़े बड़े पदों को गौरवान्वित किया है, शोभान्वित किया है, जिसमें शिक्षा मंत्री जैसे पद भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री के साथ साथ पंचायत मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे अनुभवी का नाम भी शामिल है मुख्यमंत्री के पद पर। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की मुसीबत कितनी बढ़ रही है या हाईकमान इसमें टटोलने में कितने कामयाब होते हैं। जहां पर ये 5 लिस्ट में जो कद्दावर नेता के नाम शामिल हैं, ये 5 लिस्टों में मुख्यमंत्री जरूर तय होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। हालांकि ये अनुमान है और इस पे हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं। अनुमान के हिसाब से बिल्कुल ये सटीक आंकड़े बैठ रहे हैं कि इनमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये तो रही हमारे विश्लेषण की बात। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है ये हमें आप जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखें और आगे भी हमें सुझाव देते रहिए कि हम किन किन विषय को लेकर हम आपसे रूबरू हों, चर्चा करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए RK24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत और इंतजार करिए हमारी अगली कड़ी का। तब तक नमस्कार।